हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आज हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन करेंगे। आप उसको समझने की कोशिश करें और ये पोटेंशियल की ये बेसिक थ्योरी भी है। तो आप हेडिंग डालें ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और उसमें पहला हेडिंग दें कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल। देखिए 11th में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ते थे, ए डॉट बी। इसमें आपको ध्यान होगा कि जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, 11th में मालूम होगा आपको। डॉट प्रोडक्ट में थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। जरा इस पर ध्यान देना। ए बी कॉस थीटा में एक्चुअली में ए बी कॉस थीटा क्या है, इनमें से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यहाँ पर ए और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग ए। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे ए एक मैग्नीट्यूड ले लें ए का और बी का कंपोनेंट अलोंग ए। यहाँ पर देखें बी का कंपोनेंट है यहाँ पर बी कॉस थीटा होगा ना, ये बी है तो इसका कंपोनेंट नीचे ये जो ओ से ए तक की ओ एम ले रहा है, ओ से जो एम तक की लेंथ है वो बी कॉस थीटा होगी। ये समझ में आ रहा है, ये बी कॉस थीटा होगी। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लगा दो ना, बेस अपान हाइपोटेनस, सॉरी कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनस, वो आ जाएगा उससे। ठीक, तो यहाँ पर जरा ध्यान दें, ए बी कॉस थीटा जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका मीनिंग होता है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसमें आप लिख दें ये चीज यहाँ पर ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ये यहाँ वेक्टर लगाएं लेकिन यहाँ मत लगाना, ये मैग्नीट्यूड है और ये जो कंपोनेंट निकल कर आएगा वो भी मैग्नीट्यूड होगा, वो बी कॉस थीटा होगा। और ये मालूम भी होना चाहिए आपको डॉट प्रोडक्ट में। ठीक इसी तरह से अगर हम आपसे ये कहें कि ई डॉट डी एल क्या होगा, ई डॉट डी एल, तो ए डॉट बी की तरह हम इसको भी लिख सकते हैं कि लेंथ ले लें और कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग लेंथ, किसी को भी यहाँ ले सकते हैं, बी यहाँ लिख लो तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लेंथ एल या डी एल ले लो, एक ही बात है, एल इंटू कंपोनेंट ऑफ ई। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। अलोंग लेंथ एल, आप यहाँ पर जो डी एल लिखा है ना यहाँ पर एल कर दो फिलहाल, फिर डी एल बाद में समझाते हैं। ई डॉट डी एल का ये मीनिंग है डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ का। जैसे ये है वैसे ही हमने ये लिखा है, ई डॉट एल कर दिया, लेंथ लिख ली और कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एल। ठीक, ये दोनों सेंटेंस एक ही जैसे हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम यूनिफॉर्म होगा। ये पॉइंट चार्ज है, फील्ड यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? फील्ड, ये पॉइंट चार्ज से जो फील्ड होता है ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा, ये ऐसे निकलता है। यूनिफॉर्म फील्ड प्रोडक्शन का केवल एक ही मेथड है कि जो कैपेसिटर में बनाते हैं, कि जैसे कोई दो प्लेटें ले लें, उनमें एक में पॉजिटिव चार्ज दे दो एक में नेगेटिव, तो अंदर फील्ड यूनिफॉर्म बनता है। ठीक है ना, इसके अलावा आप इलेक्ट्रोस्टैट में जो भी पढ़ रहे हैं लगभग तो सभी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हैं, यहाँ डिस्टेंस चेंज हो रही है बीच में, समझ गए ना। बहरहाल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इसको आपको जरा कंपेयर कराएंगे, ध्यान से समझना, ये लाइन आपने नोट कर ली होगी। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई हम लेंथ ले रहे हैं। अब ध्यान दें यहाँ पर जरा थ्योरी में, ये लेंथ हमने एल ले ली है, ये इस लेंथ के ऊपर एक एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस इक्वल नहीं ली है यहाँ से। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी अलग अलग है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो हमने क्या किया कि इस लेंथ एल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, एक DL1, दूसरा DL2, तीसरा पार्ट DL3। ठीक,
यानी लेंथ एल को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक, अब जरा देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E1 ले लिया है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ले लिया है, DL3 के सेंटर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो E3 ले लिया है। जरा ध्यान देना, ये तो लेंथ स्ट्रेट है, सीधे आ गई है। ठीक, यहाँ पर लेंथ ये है, हम A से स्टार्ट हो रहे हैं और B पर पहुंच रहे हैं, ये लेंथ है। ठीक, और लेंथ में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा चार्ज का, पॉइंट चार्ज का। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो क्या किया, इस लेंथ को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे पार्ट में, DL1 DL2 DL3 DL4 ऐसे करके। इनमें अंदर कितना, और इतना छोटा पार्ट है कि उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, समझ, यानी एक जैसा है। ठीक, छोटा सा पार्ट लिया है, समझ गए ना। तो DL1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिया, E1, DL2 में कितना लिया, E2, DL3 में कितना लिया, E3, ऐसे करके अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए। अब जरा नोट करें, नीचे थ्योरी लिखें साइड में। हाँ, कर्व साइड में लिख लो, कर्व AB डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट, कर्व AB डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट DL1 कामा DL2 डॉट 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 at midpoints electric fields, at midpoints electric fields are E1, ये E1 कामा E2 डॉट डॉट लगा दो। हम E डॉट L का मीनिंग समझाना चाह रहे हैं आपको, हैं धीरे धीरे। ठीक, तो लेंथ जो कि फील्ड अलग अलग था तो इसलिए हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर ध्यान दें कि जो एक पार्ट के लिए अगर डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो, E डॉट DL1, यही तो लोगों, ये तो समझ गए होंगे कि अगर हम इस लेंथ के अलोंग मूव करेंगे, एक्चुअली यहाँ चार्ज मूव कराते हैं, जब इस लेंथ के अलोंग देखेंगे तो E डॉट DL का क्या मतलब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना है DL के अलोंग। अभी लिखाया कंपोनेंट, एक वेक्टर और दूसरे का कंपोनेंट उसके अलोंग, इसी को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो E डॉट DL1 प्लस E2 डॉट DL2 डॉट डॉट EN डॉट DLN, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। इस जो आपने पूरा पार्ट लिखा है सबको, इसको हम अगर हम एक सेंटेंस में लिखेंगे तो E डॉट DL इंटीग्रेशन, ठीक, कहां से कहां तक शुरू किया, A से P तक, ऐसे लिखेंगे इसको। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये स्मॉल पार्ट है, इनको सम करते जाओ तो ये टोटल हो गया आपका। ठीक, ये दोनों इंटीग्रेशन का मतलब ही सम होता है, यानी कि इनको सम करते चले गए सबको, इस पूरे रिजल्ट को इससे लिखा जाएगा। ठीक, ये मैथमेटिकल पॉइंट है, आपको मालूम होना चाहिए। या आप एक काम और कर सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज होती हैं, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to N E डॉट DL, इसमें I लगा दो, इसमें ये दोनों सेंटेंस एक ही है। इसमें I की जगह 1 लिखो तो क्या आएगा, E1 DL1, सिग्मा माने प्लस, फिर I की जगह क्या लिखोगे 2, तब क्या आएगा E2 DL2। आ रही बात समझ में, कहां तक लिखोगे, N तक, तो EN DLN, N I है ना, तो I की जगह वैल्यू डालते जाओ ना, I इज इक्वल टू 1 से N है ना, तो 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, फिर N डालो लास्ट में, तो यही तो बन गया। समझ गए ना बात। और ये दोनों इक्वल है, एक ही बात है, इंटीग्रेशन से लिखो या सिग्मा से लिखो, ये एक ही बात होती है। समझ गए ना। इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंथ के अलोंग इंटीग्रेशन है, तो क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखो नीचे, दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ, आपने ये डायग्राम बना लिया, ठीक, दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
फ्रॉम ए टू बी, ए और बी पॉइंट लिए थे डायग्राम में, ए टू बी, दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी। नोट किया? नेक्स्ट हेडिंग लिखा है कैलकुलेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आती है निकलकर, कैलकुलेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे साथ आप डायग्राम बनाएं। यहां एक ओरिजिन पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, ओरिजिन पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। नेचुरल है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में बनेगा जैसा कि अभी हमने बनाया था। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वही पॉइंट ए से बी ले रहे हैं यहाँ, क्योंकि हमें इसका देखना है कि ई डॉट एल का यहाँ कैलकुलेशन क्या आता है। हमारी इनिशियल पोजीशन ए है, इसका हमने पोजीशन वेक्टर आर ए ले लो, और ये बी फाइनल पोजीशन है, इसका पोजीशन वेक्टर आर बी ले रहे हैं। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो एक का पोजीशन वेक्टर हमने आर ए और दूसरे का पोजीशन वेक्टर आर बी ले लिया है, ठीक है। अब इसमें हम लाइन के अलोंग हमें ये निकालना है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और लेंथ इधर होगा। ठीक, जिस पॉइंट पर हमारा इनिशियल पोजीशन कहां पर है, इनिशियल पोजीशन कहां पर है, ए पर है। फाइनल पोजीशन कहां है, बी पर है। जरा ध्यान दें, ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, आर ए, बी का पोजीशन वेक्टर कितना है, आर बी। अब बीच में कोई एनी पॉइंट ले लिया, क्योंकि आर बदल रहा है, बदल रहा है ना आर, तो कोई एनी पॉइंट बीच में ले लिया। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर। इसका डायरेक्शन कितना किधर है, यूनिट वेक्टर है आर का, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तुम्हें मालूम पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड उधर होगा, क्योंकि प्लस रखते हैं और उसका डायरेक्शन चेक करते हैं। हमने उसके ऊपर जो लाइन है तुम्हारी, उस पर छोटा सा एक लेंथ डीएल ले लिया है, और अब देखेंगे कि ई डॉट डीएल क्या आता है। ई डॉट डीएल, जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताएं क्या होती है। फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर डॉट डीएल। हमारी समझ में ये बात आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दी और विद वेक्टर डाला तो आर पर कैप भी लगेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है ना बीच में, समझ गए ना, ये डॉट है यहाँ पर, तो कैप लगेगा आर पर। आर यूनिट वेक्टर है ना। अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, बोलो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, उसका नाम ही है यूनिट वेक्टर। तो ये डीएल कॉस थीटा आ जाएगा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और डीएल का मैग्नीट्यूड डीएल। थीटा किसके बीच में एंगल है, थीटा आर और डीएल, आर नहीं, आर, हाँ, यूनिट वेक्टर आर और डीएल के बीच में। जो यहाँ वेक्टर लगे हैं उन्हीं के बीच में तो होगा, अदर कहां से आ जाएगा। समझ में आ रही ना बात। अब एक बात बताओ, डी आर किसके अलोंग होगा, डी आर आर के अलोंग होगा, जरा ध्यान से समझे यहाँ, और डीएल इसके अलोंग होगा। मान लीजिए आपका डी आर ये है और डीएल इधर आ रहा है, ठीक। ध्यान दें, थोड़ा हम बड़ा बनाए दे रहे जिससे समझ में आ जाए। हालांकि डी आर और डीएल बहुत ही स्मॉल है। ये डी आर है, जरा देखना, डी आर ये और डीएल इसके अलोंग, ठीक। ये डीएल बना लिया, बीच में एंगल हमने थीटा ले लिया, ठीक है। अब इससे कम 90 डिग्री इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, तो कॉस थीटा क्या होगा, जरा बताना देखकर। कॉस थीटा बताओ क्या होगा डायग्राम से। डीएल से परपेंडिकुलर डाल दिया डी आर के ऊपर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो ये 90 है, इसके सामने ये हाइपोटेनस होगा, बेस डी आर होगा और अपॉन हाइपोटेनस डीएल। देखें ना, ये थीटा है, ये डी आर है, ये डीएल है, ये 90 परपेंडिकुलर डाला है यहां से डीएल बेस पर। तो
जब इस पर ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पर ये डी आर, ये क्या होगा, यहाँ पर कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है तो डी आर, थीटा के सामने तो हाइपोटेनस हो गया, ठीक है ना, पर ये परपेंडिकुलर के सामने 90 के सामने, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे ना बात आप, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर डी आर कितना होगा बोलो, डीएल कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। ये 90 के सामने ये हाइपोटेनस डीएल आ रहा है ना बात समझ में, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस हुआ, पल्ले पड़ गई ना बात। तो डी आर क्या होगा, डीएल कॉस थीटा, तो हम डीएल कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अब, डी आर लिख दो, डी आर। इसका मतलब ये हुआ कि ई डॉट डीएल क्यों लाए हैं डी आर में, जरा बताएं क्यों किया डी आर में, नहीं बता सकते। इसलिए किया क्योंकि यहाँ वेरिएबल आ रहा है, इसलिए उस वेरिएबल को हटाया है ना, हमें तो इंटीग्रेशन करके टोटल ई डॉट डीएल का वो निकालना है ना, समझ गए ना बात को। तो अब जरा ये बताएं, अगर हम ए से बी इंटीग्रेट करते हैं ई डॉट डीएल को, तो लिमिट क्या लगाएं, लिमिट बोलो। इनिशियल पॉइंट्स ए से बी है, तो इनिशियल में पोजीशन वेक्टर आर क्या है, आर ए, और इसका क्या है, आर बी। यहां पर लगाएं आर ए और यहां लगाएं आर बी। जरा इंटीग्रेशन बताएं कितना होता है इसका, 1/r² का माइनस 1/r, यहां पर आर ए आर बी। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दें, ये माइनस है, हम पहले यहां पर प्लस को लिख रहे हैं, 1/r - 1/r ई, ये बन गया आपका। अब आप इसे नोट करें जरा, और फिर हम इस पर आते हैं डिस्कशन पर। 1/r - 1/, चेक कर लें, 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r, ठीक है ना। हाँ, इसमें जो ये हमने जो आपका रिजल्ट निकाला है ई डॉट डीएल, आप इस पर जरा ध्यान दें। इसको हमने ए से बी जब इंटीग्रेट किया है, और ये जो रिजल्ट आपका आया है, इसमें क्यू कांस्टेंट है, बाहर चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर ये 1/r - 1/r भी आया है, इस पर कॉन्सेप्ट पर इसके ध्यान दें। आर ए क्या है, इनिशियल पोजीशन, आर बी क्या है, फाइनल पोजीशन। इसका मतलब है कि जब हम ए से बी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकाल रहे हैं ई डॉट डीएल, तो इसमें जो आपका आ रहा है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल, क्योंकि रिजल्ट पर ध्यान दें, रिजल्ट में केवल 1/r - 1/r भी आ रहा है। आप हम जो पाथ से आए हैं ए से बी, अगर हम इस पाथ से ना आके किसी और पाथ से आते तब भी यही रिजल्ट आता। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टेट में कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो पाथ इंडिपेंडेंट है। आ रही बात समझ में, क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे नीचे पर, देखिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, the line integral of electric field between any two points depends only on the line integral of electric field between any two points depends only on the position of these points, only on the position of these points. It is independent of the path followed. It is independent of the path followed between two points. Path followed between two points. आप अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। अब जरा नीचे सेकंड पॉइंट लिखें, लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड along a closed path. Line integral of electrostatic field along a closed path. जरा यहां चेक करें,
पहले हम ए से बी पॉइंट पर आए और फिर बी से ए वापस आए। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा एलोंग ए क्लोज्ड पाथ। देखिए क्लोज्ड पाथ का मीनिंग आप समझ रहे होंगे, ए से बी जाएं और बी से ए वापस आए। ठीक, जरा बताएं, पहले ए टू बी ई डॉट डी एल प्लस फिर बी से ए वापस। और जरा एक बात यहां पर आप समझ लें अच्छी तरह से, हम जब क्लोज्ड पाथ में बनाएंगे तो इन दोनों जो आपने लिखे हैं इनको मिलाकर ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन बनेगा और ये ई डॉट डी एल ये दोनों का सम इसके इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन है, जैसे गॉस लॉ में लगाते थे। गॉस लॉ में क्लोज्ड इंटीग्रेशन होता था, वो क्या है इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग क्लोज्ड पाथ। गॉस लॉ में क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ई डॉट डी एस है। समझ गए, वो कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है। ये मालूम क्या करेगा, ये पोटेंशियल से रिलेटेड है। समझ गए कैसे है, देखो बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है। ठीक, उसको मैथमेटिकली रिलेट करना। जरा यहां पर बताएं, अभी अभी आपने इसको ड्राइव किया है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या आता था, ए से बी जब जा रहे हैं, जरा बताएं, 1/RA माइनस 1/RB, और जब बी से ए आए तब क्या होगा, तब उल्टा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 1/RB माइनस 1/RA, ये सब कैंसिल हो गए और ये चीज जीरो हो गई। और बोर्ड में भी ये बात ध्यान रखना, देखो इधर, ये बोर्ड में 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि ये कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैट में, ये वैल्यू जीरो होती है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ जीरो होता है। हाँ, नोट कर लिया, तो क्लोज्ड पाथ में वैल्यू इसकी जीरो होती है, यहां पर नोट कर दें। हेंस लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। हेंस लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। नोट कर लिया, हेंस लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालें, रिलेशन बिटवीन लिखिए, रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हाँ लिखा, रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल ऑफ वर्क डन एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। लिखिए, सपोज टेस्ट चार्ज Q naught is moved through a small displacement. Suppose a test charge Q naught is moved through a small displacement. देखिए यहां पर समझने, एक बात पहले समझ लें, ये आर्टिकल हमारा पुराना है, आपने लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ लिया है। यहां पर हम एक चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराएंगे। इधर देखें, Q naught को A to B मूव कराएंगे, तो वर्क डन अलग अलग होगा, इसलिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DL पर वर्क डन निकालेंगे।
समझ गए ना, क्योंकि हर जगह फील्ड अलग है, फोर्स अलग लगेगा, तो वेरिएबल है वर्क डन। समझ गए ना, इसलिए इंटीग्रेशन से वर्क डन निकालेंगे। लिखिए, सपोज टेस्ट चार्ज इज मूव्ड, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल। लिखा, टू कीप द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, टू कीप द चार्ज, लिख लें फिर समझाते हैं। टू कीप द चार्ज इन इक्विलिब्रियम एन एक्सटर्नल फोर्स, टू कीप द चार्ज इन इक्विलिब्रियम एन एक्सटर्नल फोर्स, यहां से लिखें एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई। अभी जो बोल रहे हैं उसी में लिखा है, टू कीप द चार्ज इन इक्विलिब्रियम एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई हैज टू बी अप्लाइड, has to be applied on the test charge so as to balance the, so as to balance the has to be applied on the test charge so as to balance the electrostatic force, so as to balance the electrostatic force due to the source charge, due to the source charge। जरा अब आप यहां पर समझ लें तब आप देखें आगे। देखिए, ये सोर्स चार्ज है, इसने अपना फील्ड यहां रीजन में क्रिएट किया है, ठीक, समझ लें, नहीं तो फिर थ्योरी समझ में नहीं आएगी। ये सोर्स चार्ज है, इसने अपना फील्ड क्रिएट किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पूरे में। एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए से बी मूव करा रहे हैं, ठीक। जरा ध्यान दें, जितने भी फिजिक्स में डेरिवेशन किए जाते हैं वो सब इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स इक्वल और अपोजिट लगना चाहिए, समझ गए ना। तो जरा फोर्स कितना लग रहा है, यहां पर है क्यू नॉट ई लग रहा है ना इधर को, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा, हमें इसको बैलेंस बनाने के लिए एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको उधर लिए जाएगा और हमें मूव किधर कराना है, ए टू बी, तो हमें किधर लगाना पड़ेगा फोर्स, इस तरफ, समझ गए ना, जिससे कि इस पर नेट फोर्स जीरो रहे। एक बात और बता दो, फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है, क्यू नॉट ई, इसमें हम वेक्टर भी लगा दे रहे हैं, और आप कितना लगा रहे हैं, माइनस क्यू नॉट ई। तो आपने जो माइनस क्यू नॉट ई फोर्स लगाया है, इससे अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो एक्सटर्नल से वर्क डन होगा, एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी किसी हम पार्टिकल को मूव कराते हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए उसे किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो जब हम ए से बी चार्ज को मूव कराएंगे क्यू नॉट को, तो उसमें क्यू नॉट ई फोर्स इधर को लगेगा, हमें इधर को लगाना पड़ेगा, जिससे कि इसमें नेट फोर्स जीरो हो, ठीक। अब यहां पर नोट करें, आपने क्या लिख लिया था, हाँ ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ कि वर्क डन, हम जब डीएल पाथ पर इसको मूव कराएंगे तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, बोलो वर्क डन का फार्मूला, ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स एफ इंटू डीएल होता है, ठीक है, एफ डॉट डीएल, और एफ की जगह वैल्यू पुटअप कर दो माइनस क्यू नॉट ई डॉट डीएल। हम वर्क डन किससे निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल या फील्ड से, जल्दी बताएं। ये वर्क डन एक्सटर्नल से निकाल रहे हैं या बाई फील्ड निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल से। अब जब टोटल वर्क डन करेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है क्यू नॉट ई, समझ गए ना। अब यहां पर देखें, वर्क डन ए टू बी पर यूनिट चार्ज, ये ई डॉट डीएल के इक्वल हो गया। जरा इसको चेक करें, इसका क्या मतलब है, बोलेंगे जरा अपने वर्ड्स में बोलें। नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाई एक्सटर्नल फोर्स, नीचे नोट करें, ये लाइन इंटीग्रल का मतलब आया। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज तुम्हें पता होगा पोटेंशियल होता है, वही है पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन, नोट करो जरा। नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव
of the line integral of electric field, negative of the line integral of electric field between 2 points, negative of the line integral of electric field between 2 points is equal to negative of the line integral of electric field between 2 points is equal to work done against electric field, work done against electric field, work done against electric field in moving a unit positive test charge, in moving a unit positive test charge against electric field. फिर से बोलना है, नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालें, हाँ नेक्स्ट हेडिंग डालें, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डायग्राम यही चलेगा, नया डायग्राम नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। Concept of electric potential difference and potential from line integral of electric field, from line integral of electric field, from line integral of electric field। पहली बात ये समझ लें, यहां देखें, ये जब सोर्स चार्ज था और इसने अपना जो फील्ड क्रिएट किया है, इसमें जो हम ये टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे, इसको लाने में जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। समझ गए ना? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जरा नोट करें नीचे देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जरा लैंग्वेज पर ध्यान देना, इसकी एक एक वर्ड पर। The electrostatic potential difference between 2 points B and A, इसमें कौन सा इनिशियल है, कौन सा फाइनल है? A इनिशियल है, B फाइनल है। एरो लगा हुआ है वहां पर, देखें ध्यान से, A to B। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स B and A in an electric field is defined, in an electric field is defined as the amount of, as the amount of external work done, as the amount of external work done per unit positive test charge is defined as the amount of external work done per unit positive test charge in moving it from point A to B, from point A to B against electrostatic force, क्योंकि अगेंस्ट में ले जा रहे हैं हम, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन है, एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब नेक्स्ट पैरा में लिखें, इफ वी ए एंड वी बी, सफिक्स लगाना, वी ए एंड वी बी आर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, if VA and VB are electrostatic potential of points A and B in the electric field, if VA and VB are electrostatic potential of at point A and B in the electric field,
इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। फिर बोल रहे हैं इफ वी ए एंड वी बी आर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट्स ए एंड बी in the electric field of point charge plus q and WAB is the work done and WAB is the work done in moving a small positive test charge. WAB is the work done in moving a small positive test charge q naught. WAB is the work done in moving a small positive test charge, लिखा, in moving a small positive test charge q naught, then अब जरा आप बोर्ड पर ध्यान दें, dv पोटेंशियल, इधर ध्यान दें, dv पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक, a टू b, जरा ध्यान दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, vb माइनस va, समझ में आ रही बात, इज इक्वल टू ये होगा वर्क डन ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, और ये भी वर्क डन एक्सटर्नल है। हमारे यहां जब बोर्ड में हमेशा वो एक्सटर्नल से ही लेते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, निगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल, अभी निकाला तुमने, ई डॉट डी एल ए टू बी। चेक करो पूरे सेंटेंस को। आप पोटेंशियल डिफरेंस को ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो देख के बताओ जरा, निगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए टू बी, ए से बी मूव करा रहे हैं, समझ गए ना बात ये। अब जरा ये बताओ अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या बनेगा, बी बी बाई कंपेयरिंग, जरा बोलो वी बी कितना बना, 1 अपान, इसका वैल्यू पहले बताओ कितनी थी, ई डॉट डी एल की, Q अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट इन ब्रैकेट 1 अपान आर ए माइनस, लेकिन ये नेगेटिव है तो 1 अपान आर बी माइनस 1 अपान आर ए आ जाएगा, ध्यान दें नेगेटिव है, तो वी बी कितना हो गया, कंपेयर करो, 1 अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट Q अपान आर बी, ये वी बी बन गया, और वी ए कितना बना, 1 अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट Q अपान आर ए। इसका मतलब पोटेंशियल का फार्मूला क्या बन गया इससे, बोलो, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, एक पोटेंशियल बी पॉइंट पर, एक पोटेंशियल ए पॉइंट पर। अब केवल आप एक पॉइंट नोट कर लें, अब हम ये डायग्राम हटाते हैं, हम इसी सेंटेंस में जरा ध्यान देना, ये लिख लिए आपने नीचे के दोनों, ये पॉइंट लिख लिए दोनों बी बी और बी ए कंपेयर करके, हम इसी में जरा बताएं मुझे, अगर हम वर्क डन एक्सटर्नल न लेकर अगर हम फील्ड से वर्क डन ले लेंगे तो क्या बनेगा, इसी में बताएं, ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर फील्ड से वर्क डन ले लिया तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझ गए ना, अरे वहां माइनस था ना, क्यू इधर लग रहा था और क्यू आपने अपोजिट लगाया, तो यही फार्मूला, ये फील्ड से अगर ले लें तो क्यू नॉट और यहाँ माइनस लगा दो, तो यही इसके इक्वल हो जाएगा, समझ गए। वर्क डन अगर एक्सटर्नल से लेते हैं तो पॉजिटिव होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, अगर फील्ड से लेते हैं तो वर्क डन निगेटिव में आएगा। हाँ फील्ड लिखा एफ एल डी, यहाँ पर एफ एल डी फील्ड लिख दें, एफ एल डी फील्ड। इसीलिए जब कभी ध्यान रखना कि अगर बोर्ड में आपका वर्क डन निकालने को आता है, जैसे वर्क डन ए बी आया, तो जरा यहां से देखना ध्यान से, क्यू नॉट को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्यू नॉट इन ब्रैकेट वी वी माइनस वी ए, इससे वर्क डन निकाल लेंगे, और बोर्ड में हमेशा एक्सटर्नल आता है। यूनिट क्या होगी इसकी, हाँ ठीक है, वोल्ट की जो ई लाइन इंटीग्रल वाले की, ठीक, बस एक सेंटेंस नोट कर दें नीचे। एक बात और याद रखना यहां पर, ये जो तुमने वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाला है ना, इसमें जो टोटल वर्क डन होता है यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी ये लोग क्या करते हैं, इसी को
यूएफ माइनस यू आई अपॉन क्यू नॉट कर देते हैं। तो जरा ध्यान दें, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और वर्क डन नेट किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल है और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इसको यू से लिखा इनिशियल और ये फाइनल। आप यहां ये भी कर सकते हैं, वीबी लिखा आपने, वीबी माइनस बी ए कर लो, समझ गए ना? यहां पर यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना? अब जरा एक लाइन नोट कर दें नीचे, केवल एक लाइन नोट करो, देखिए हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points B and A in an electric field is equal to the negative of the line integral of electric field, negative of the line integral of electric field between the points A and B, negative of the line integral of electric field between the points A and B। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग समझाया है और उसको पोटेंशियल से हमने रिलेट किया है। आप इसके बेसिक ये लाइन अगर ध्यान रखेंगे तो कॉम्पिटिटिव और बोर्ड दोनों में ही क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं रुकेगा। एक्सटर्नल और फील्ड, ये बात ध्यान रखना, बोर्ड में जब पूछते हैं तो केवल वो एक्सटर्नल पूछते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।